सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, पूर्व की भांति हम लोग आज आपके बीच में फिर से नया विषय लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 5वीं बार बसपा सरकार, मतलब 5वीं बार जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कैसे बनेगी, जो कि बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मूवमेंट पूरे देश में चल सके, यहाँ से उनको एनर्जी मिलती है। तो साथियों, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अपनी बात शुरू करने से पहले सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए, अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं सम्मानित साथियों। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि साथ के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करते जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइव कैडर साथियों इसको सुन सकें। विषय आपके बीच में है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार 5वीं बार उत्तर प्रदेश में कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम आपको इंडेक्स दिखा देते हैं कि हमने आज के कैडर में क्या क्या रखा है। तो साथियों, मैं निवेदन करूंगा निवेश साहब से कि वो थोड़ा इंडेक्स पे ध्यान दें। ये साथियों, हमने बताया कि हम सच्चाई के बारे में अवगत कराएंगे, क्योंकि साथियों जब तक हम सच्चाई को नहीं जान पाएंगे तो हम समाधान नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमारे से ये सब सारे हमारे पॉइंट्स रहेंगे। ये इस प्रकार से हम इन चीज़ों के बारे में साथियों आपको बताएंगे, वोट के बारे में बताएंगे आपको। इस प्रकार साथियों हम लोग आपको बताते हुए जाते हैं। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो हमने बहुत मेहनत करके हमारे साथियों ने तैयार करी है, तो ये साथियों हम लोग आपके बीच में इंडेक्स साथियों ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी, ये भी हम आपके बीच में बताएंगे, आप जानते भी हैं। ये साथियों काम है बीएसपी सरकार के बहन जी ने जो कराए थे। जी सर, आगे जी। ये साथियों बताना सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगी। जी सर, कि कैसे सरकार बनी है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, और इस प्रकार से कंपैरेटिव स्टडी को हम साथियों आपके बीच में बताएंगे। और ये जो है इस तरह से हम साथियों हम लोग निष्कर्ष की तरफ हम लोग जाएंगे। बहुत जल्दी हम लोग साथियों अपनी बात समाप्त करेंगे और थोड़ा सा माहौल बना करके अपनी बात को पुष्टि देने का साथियों हम लोग काम करेंगे। सम्मानित साथियों, कोई बात नहीं, लाइट भग गई हो तो आ जाएगी। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसको जो है शेयर भी करते रहें। सब ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसको शेयर भी करते रहें सम्मानित साथियों, जिससे कि ये जो चीज़ है, ये लाइव कार्यक्रम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। शुरू होने वाला है, कोई बात नहीं हो। तो साथियों, ये हम लोग आपको बता रहे थे कि आज हमने जो कैडर जो तैयार किया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैडर है। हमारी पूरी टीम ने इसको मिलजुल के जो तैयार किया है सम्मानित साथियों। तो मेरा आप लोगों से फिर से निवेदन है कि आप लोग इसको जो है मतलब इसको शेयर करते जाएं सभी सम्मानित साथी। थोड़ी लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, अभी आपके सामने स्क्रीन अभी आपके सामने आने वाली है कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर सम्मानित साथियों। तो वापस लो आप, थोड़ा निवेश जी वहाँ से नंबर 1 पे जाओ। जी जी, बिल्कुल 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 आ गया। बस 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 हो गया, अब आ जाएगा। वापस ले, एक बार और बैक लो सर आप। हाँ, ये आपका जो है आ गया। जी साथियों, थोड़ी सी लाइट चली गई थी। तो हम लोग जो है सच्चाई से अवगत साथियों हम आपको कराना चाहते हैं, जिससे कि हमको जानकारी रहे कि किस प्रकार से, क्योंकि साथियों वर्तमान में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, राज्य में, दोनों में बीजेपी की सरकार है। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, आपको सच्चाई से अवगत कराएंगे। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लेके आए हैं, बड़े यूनिक लेके आए हैं, बड़े बारीक पॉइंट हैं। थोड़े से ब्रेन में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। बहुत बारीक तरीके से साथियों आपको समझ में आ पाएगी। यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से वे लोग जीतते हैं, यहाँ पर आपको साथियों समझना बहुत ज़रूरी है। भाजपा के पास समर्थक वोट कम है और विरोधी वोट ज़्यादा थे। भाजपा के पास समर्थक वोट कम और विरोधी वोट ज़्यादा थे। इस बात को साथियों आपको समझना पड़ेगा, जिससे कि आपको महसूस होगा कि किस प्रकार से ये लोग सत्ता में आते थे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भाजपा के पास भाजपा के काम का वोट नहीं था साथियों। भाजपा के पास भाजपा के काम का, भाजपा के शासन काल का विकास कार्यों
के किए गए काम का समर्थक का वोट कम था, ना के बराबर था, लेकिन भाजपा के पास विरोधी वोट ज्यादा था। साथियों, ये इस देश की मानसिकता है। यहाँ पर ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। जो साथी कोई क्वेश्चन मार्क किसी के दिमाग में अगर आ गया हो तो मेरा आप बाहर आ जाओ, आप बाहर, क्योंकि आपका मूवमेंट है ना आपकी आवाज़ में, ये बॉडी में आपका जो है ये इस देश की ये मानसिकता है। यहाँ पर जो है ये इस देश की प्रॉब्लम है, जिस पर जो है साथियों बीजेपी कांग्रेस जो पार्टीज हैं वो उस पर सर्वाइविंग करती हैं। इसको साथियों बहुत समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि जिस देश के सोशल स्ट्रक्चर को अगर आप समझ नहीं सकते, उस देश के आप उस देश में आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो बीजेपी जो जीतती थी, साथियों हमने यहाँ पे थे वर्ड यूज किया है वर्ड यूज नहीं किया है। जिसके दिमाग में कोई प्रश्न निकल रहा हो उस समय, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो यहाँ पे आके सेटिस्फाई हो सकते हैं, क्योंकि बात तो बारीक है, कुछ ही लोग के दिमाग में प्रश्न उठेगा। हमने थे वर्ड यूज किया है। भाजपा के पास भाजपा के द्वारा किए गए कार्यों के समर्थक का वोट नहीं था, बल्कि विरोधी का वोट था। साथियों, इस देश की मानसिकता है कि अगर किसी एक समूह में से कोई एक वर्ग, किसी एक समूह में से कोई एक ग्रुप अगर उसका विकास हो जाता है, तो उसके आसपास के जो नेबरिंग जो लोग होते हैं, जो पड़ोसी जो लोग होते हैं, वो उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो साथियों उसकी वजह से जो है वो उसके विरोधी की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो जब देश में कुछ जातियों ने विकास किया, तो विकास करने के बाद जो उसके पैरेलल जो जातियां थीं, साथियों वो जो है उन जातियों के खिलाफ खड़ी होकर के, तो उन जातियों के खिलाफ उनका नुकसान करने वाली जो पार्टी थी उसके पक्ष में खड़े होकर के साथियों उन्होंने वोट दिया। उनको इस बात से मतलब नहीं था कि ये विकास हमारा करे या नहीं करे, उनको इस बात से मतलब था कि ये जो मेरे बगल वाला जो आदमी मजबूत हो गया है, इसको कैसे डाउन करे, कौन डाउन कर सकता है। तो उसके पक्ष में सम्मानित छात्रों उन्होंने वोट डालने का काम किया। और बीजेपी ने अपने इंटरनली अपने एक्टिविटी में, अपनी कार्यशैली में ये महसूस कराया कि ये जो बगल वाली जातियां का जो विकास हुआ है, किसी समूह का, किसी ग्रुप का, किसी समाज का, इसका पतन करने का काम हम करेंगे। तो साथियों इसी आभास पर उसके जो बराबर की जो अन्य समाज के लोग थे, उन्होंने उसके विरोध में खड़े होकर के सीधा बीजेपी को वोट डालना शुरू कर दिया, ये मानते हुए कि ये इन मेरे पड़ोसी वाले लोगों का पतन करेगा। सम्मानित साथियों, मैं आपको ये बता दूं, ऐसा वोट बीजेपी के पास में 90% वोट साथियों इस प्रकार का है, जिसमें उनको विकास करने की जरूरत नहीं है। जो उसको 90% जो वोट मिलता है, जो मिला हुआ वोट में जो 90% वोट है जो उसको मिलता है, उसमें उसको विकास करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो तो उनको ऐसे ही मिल जाता है। सिर्फ उनको ये महसूस कराना है कि जिनका विकास हुआ है हम उनका पतन करेंगे, जैसे रिजर्वेशन के ऊपर मामला हो चाहे किसी और के ऊपर साथियों मामला हो। इसलिए साथियों मैंने यहाँ पे थे वर्ड यूज किया है वर्ड यूज नहीं किया है। ऐसा इस देश की मानसिकता थी। लेकिन साथियों आपके लिए खुशी की बात यह है, जैसा हम घूमते हैं तो इस विचार में तब्दील आनी शुरू हो गई है, जो कि बीजेपी के लिए मुख्य रूप से अन्यों के साथ साथ बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा अब के आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मुख्य रूप से सम्मानित साथियों। इसलिए ये बात साथियों हमने आप लोगों के बीच में रखी। इससे संबंधित कुछ पैरेलल बात हमने यहाँ पे रखी है। लोग मंदिर अथवा धर्म के नाम पर वोट नहीं देते, बल्कि यह तो एक बहाना था। हमने यहाँ पे था वर्ड यूज किया है साथियों, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये लगभग 20-25 साल से मंदिर के ऊपर जो राजनीति बीजेपी कर रही थी, सभी जाति धर्म बिरादरियों को जो है बरगला करके
तो ये जो कर रही थी, इसमें आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, ये मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था और ना अब ये बनेगा। इसमें भी ये कई साल तक इसमें कई राजनीति ये लोग करेंगे। ये मंदिर बनाने का काम बहुत पेंडिंग जाएगा, ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन जो वोट देते थे वो मंदिर के नाम पे वोट नहीं देते थे, धर्म के नाम पे वोट नहीं देते थे। सम्मानित साथियों, ये तो मंदिर तो एक बहाना था वोट देने का, जबकि वोट देने का कारण ये था कि अपने पड़ोस वाले समाज के खिलाफ वे लोग बीजेपी को वोट दिया करते थे कि मेरे पड़ोसी को ये नष्ट करेगा, समाप्त करेगा, पतन करेगा। उसी के चक्कर में साथियों अपना विकास वे लोग भूल करके, ये साथियों मानसिकता होती है ह्यूमन की, इसमें हमको तब्दील करनी पड़ेगी। तो मंदिर तो उनको पता थी कि इतने दिन से मंदिर मंदिर बोलते जा रहे हैं, इनको पता थी कि धर्म तो एक बहाना है इन लोगों का वोट करने का, वोट लेने का। उनको पता थी ना मंदिर की वजह थी जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। ये आपको साइकोलॉजिकल समझने की सम्मानित साथियों जरूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय लेकर के हम ब्रेन से संबंधित विषय लेके साथियों हम आपके बीच में पहुंचे हैं। ये मंदिर कोई वोट देने का बहाना नहीं था। वोट देने वाला आदमी इसलिए वोट नहीं देता था कि ये मंदिर बनवाएंगे, ना इसलिए वोट देता था कि ये धर्म का मामला है। इनको सबको पता थी कि ये तो इस देश में लाखों करोड़ों हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, ये तो आपको समझना यहाँ पे ये पड़ेगा कि ये तो एक बहाना, ये तो एक उस मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर ये वोट नहीं देते थे, बल्कि वे तो एक बहाना था वोट देने का। बीजेपी को वोट देने का बहाना था, लेकिन इंटेंशन ये थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है सम्मानित साथियों। अब यह मानसिकता बदलती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के बीजेपी चिंतित है। क्योंकि आप किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को, किसी भी देश को, लोगों को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते हैं, उनको नहीं मिसगाइड कर सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, ये आपको इस तरीके से बीजेपी कमजोर होती हुई दिखाई देगी। आपको आगे चल करके जो मानसिकता जो बदल रही है, ये साथियों ये धीरे धीरे ये बदल रही है। अब लोगों की सोच चेंज हो रही है, जिस पर वो रूल करते थे, जिसके ऊपर बेस बना करके वे लोग काम करते थे, ये केवल वो लोग जानते थे जो वोट देते थे, वो लोग जानते थे जो वोट लेते थे। लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं थी, वो ये सोचते थे कि शायद मंदिर के नाम पे वोट दिया जा रहा है, धर्म के नाम पे वोट दिया जा रहा है, जबकि ये तो बहाना था। वजह ये थी सम्मानित साथियों कि विरोधी वोट जो है उनके पास में पहुंचता था। जी सर, नेक्स्ट। ये साथियों देखिए, यहाँ पे हमको समझने की एक बात और साथियों सख्त जरूरत है। हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, विकास चाहिए, सब कुछ चाहिए आदि हमने साथियों यहाँ वर्ड यूज किया है, सब कुछ चाहिए। लेकिन साथियों इसके बावजूद भी किससे चाहिए? भाजपा से चाहिए। ये भाजपा के लोग जानते हैं, ये वही पीछे से संबंधित मेरी बात है। यह इस देश का दुर्भाग्य है। जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं उनकी आपको इस बात को समझना पड़ेगा, मेरे उन वोटर साथियों को इस बात को समझना पड़ेगा कि साथियों भेड़ की रहनुमाई कभी कसाई नहीं कर सकता। ये बात जो है हम महापुरुषों ने कही है, शायद मैं नाम अगर नहीं भूल रहा हूं तो छत्रपति साहू जी महाराज जी ने ये बात कही है कि भेड़ की रहनुमाई कभी कसाई नहीं कर सकता। सम्मानित साथियों, तो हम लोगों को ये बहाना है कि हमको चाहिए तो सही, लेकिन इनसे चाहिए। अरे मेरे दोस्तों, जो लोग इनके खिलाफ ही काम करने के उद्देश्य को ही लेकर के राजनीति करते हैं साथियों, वो इन कामों को कैसे आपके लिए कर सकते हैं, ये बात आपको समझना होगा। ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन मैंने पहले कहा कि अब थोड़ी चीजें चेंज होती जा रही हैं, जिसकी वजह से साथियों वो बाहर जाएगी बीजेपी। इस देश में सच्चाई बताने वालों के विरोधी ज्यादा होते हैं साथियों। इस देश का ये दुर्भाग्य एक और रहा है, इसको भी आप लोगों को समझना है कि इस देश के अंदर साथियों जो सच्चाई बताता है उसके खिलाफ इस देश में लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि बाबा साहब ने भी अपनी किताब में कहा है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट में शायद, उसमें भी उन्होंने बीच में ये बात जिक्र करी है कि इस देश में नहीं दुनिया में ऐसा होता है कि आप किसी राजा के खिलाफ अगर अपनी बात उठाते हैं तो आपको एक बार के लिए समाज स्वीकार कर सकता है,
लेकिन अगर आप समाज में चल रही कुरीतियों के खिलाफ अगर आप आवाज उठाते हैं तो समाज आपका विरोधी बन जाता है। तो साथियों, बहुत कठिन काम होती है। जो लोग सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं किसी भी संगठन को लेकर के, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जो लोग काम कर रहे हैं, मेरा उनसे साथ में ये भी निवेदन है कि वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पॉलिटिकली साथियों आप लोग अपना काम करें। तो जो भी सच्चाई बताता है, अगर साथियों कोई बिरादरी ऐसी है जो कि बहुत एक्टिव है, मूवमेंट से संबंधित है, अगर वो अपने साथ वाली बिरादरियों को सम्मानित साथियों अगर वो बात बताती है, तो वो बताने के बाद साथियों वो उस बात पे अमल ना करके, उस सच्चाई पे अमल ना कर करके, अधिकांश लोग साथियों, मैं अधिकांश वर्ड यूज कर रहा हूँ, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो अधिकांश लोग उसके विरोध में उसकी बात को सुन के कान का ढक्कन बंद करके उसकी बात को नेगलेक्ट कर देते हैं। सम्मानित साथियों, ये इस देश का दुर्भाग्य रहा है, जबकि सच्चाई बात को साथियों हमको समझना चाहिए, मानना भी चाहिए। तो ये जो है बीजेपी के पास साथियों, ये एक इस प्रकार का एक वोटर होता था कि जो भी इस देश के अंदर सच्चाई को बताएगा, उन बिरादरियों को जो खुद विक्टिम हैं, जो खुद परेशान हैं, लेकिन उनको जाके ये बताएगा कि तुम इसलिए परेशान हो, तो वे खुद जातियां उनके खिलाफ हो जाएंगी जो लोग बता रहे हैं। अधिकांश लोग उस बिरादरी में से इसका प्लस पॉइंट बीजेपी के पास था। साथियों, इसको आपको साइकोलॉजिकली आपको समझने की बहुत जरूरत है। लेकिन जहां पर भी मैं जो बात बता रहा हूं उसके साथ में इस बात को आप लोग जोड़ते चले जाएं कि अब इसमें सम्मानित साथियों थोड़ा सा चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। जी सर। साथियों, एक चीज हमको और समझनी है, हम आज जो मूवमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी जो बाधा आ रही है इसको आपको समझना होगा। यहाँ पर ओबीसी वर्ग बनाया बाबा साहब ने, एससी वर्ग बनाया यहाँ पे बाबा साहब ने, एसटी वर्ग बनाया बाबा साहब ने, लेकिन साथियों ये एक नहीं है, ये अलग अलग जाति के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ओबीसी के अंदर साथियों 52% लगभग जो जनसंख्या बताई है सभी लोगों ने गिन करके, और जो है लगभग 3000 जातियां हैं। तो साथियों, अगर कोई बिरादरी का आदमी अगर काम करना शुरू करता है तो वो लोग अगर ओबीसी के लिए ओबीसी महासभा बनाता है, तो गैर जो शुरुआत करता है ओबीसी समाज में से, ओबीसी वर्ग में से किसी बिरादरी का आदमी, किसी समाज का आदमी अगर वहाँ ओबीसी की स्थापना करता है, सभा की स्थापना करता है, तो उस बिरादरी को छोड़ करके जिसने उसकी स्थापना करी है, शुरुआत करी है, पहल करी है, उसको हटा करके दूसरी जो बिरादरियां हैं उनके माध्यम से वे लोग उनको बदनाम करवाते हैं कि ये तो लोधी समाज का आदमी है। वो ओबीसी की बात नहीं करता, वो तो लोधी की बात करता है कि भाई ये तो जाट समाज का है, ये गुर्जर समाज का है, ये लोधी समाज का है, ये पटेल समाज का है। तो उनको सम्मानित साथियों ये लोग जो है बिरादरी के नाम से साथियों बदनाम करते हैं। इस बात को भी हम लोग को समझना होगा। अगर किसी ने ओबीसी महासभा बनाई है, अगर वो मूवमेंट के पक्ष में काम कर रहा है, तो उसको साथियों हम लोग को समर्थन करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में साथियों अपना समर्थन रखे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एससी की हम बात करें तो एससी भी एक नहीं है, एसटी एक नहीं है, उनमें भी अलग अलग जातियों के नाम से वे लोग साथियों बदनाम करते हैं, जिसका फायदा बीजेपी कांग्रेस उठाती है। इस बात को साथियों हम लोग को समझना है। इन बातों को हमने इसलिए बताया कि साथियों बताना बहुत जरूरी है, तब जाकर के ये बात दिमाग में से बाहर निकलेंगी और उनकी जगह अच्छी बात पहुंचेगी। जब तक जिसके आदमी के दिमाग में जो बात चल रही है, जो सवाल चल रहा है, अगर उसके बारे में आप उसके केवल उसी का जिक्र नहीं करोगे तो तब तक वो बाहर नहीं आएगी, दिमाग में वो जगह करी हुई होगी। जब वो बाहर आएगी तो सम्मानित साथियों फिर वो जो है फिर उसकी जगह पर अच्छी बात वहाँ प्रवेश कर पाएगी। आप जानते हैं जैसे कि बुद्ध ने भी कहा कि अगर आपके पास एक बर्तन है उसमें गंदा पानी भरा हुआ है, तो अगर आप उसी में पानी डालते रहेंगे तो वो ऊपर से निकलता रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको उसको खाली करना पड़ेगा, तब उसमें अच्छा पानी जाएगा। तो साथियों इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है। आखिर भाजपा कांग्रेस आदि, साथियों हमने यहाँ पे आदि वर्ड यूज किया है। भाजपा कांग्रेस की जो बड़ी पार्टियां हैं इनके बारे में इसी प्रकार की जो मानसिकता रखने वाली पार्टियां, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो जो भी लोग हों, सीपीआई वगैरह हो, आप अच्छी तरह से जानते हैं गलत करने से डरती क्यों नहीं है। ये बात साथियों आपको समझने की बहुत सख्त जरूरत है। बीजेपी खूब गलत कर रही है, सब लोग परेशान हैं। कांग्रेस भी साथियों उसी काम को करती थी जो बीजेपी हमने आगे बताया। साथियों ये जो है ये लोग गलत काम करने से डरते क्यों नहीं हैं, इस बात को साथियों आपको सोचने की जरूरत है
क्योंकि वे मानते हैं कि ये हम ही को वोट देंगे। क्यों? जो हमने पहले बताया कि ये जो है ये किसी के बिरादरी के खिलाफ होकर के हमको वोट देते हैं, चाहे इनका विकास करो चाहे ना करो। विकास ना करने पे देश को बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है, जीडीपी गिराई जा रही है, रोजगार साथियों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं पूरा देश तहस नहस हो रहा है। ऐसा फिर भी अपनी मनमर्जी करने से ये लोग क्यों नहीं डर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि ये वोट डालते समय ये विकास नहीं देखेंगे, अपने बगल वाली बिरादरी के खिलाफ ये लोग हमको वोट देंगे। जिनका विकास हुआ है वे लोग कम हैं, जिनका विकास नहीं हुआ है वो लोग ज़्यादा हैं। तो वे ज़्यादा जो वोटर है विकास की हुई समाज के खिलाफ बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार रहते थे, ऐसी उनकी सोच थी। लेकिन अब चेंज होगी इस 22 के चुनाव में, ये बात साथियों हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए साथियों ये कभी भी गलत करने से नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है कि इस देश में जाति प्रथा की जो मानसिकता है लोगों के ऊपर, उसके आधार पर वोट कास्ट होता है। लेकिन साथियों उसमें चेंज हो रहा है, ये हम आगे बताएंगे कैसे चेंज हो रहा है। साथियों हमको समय का भी ध्यान रखना है। एक बात आपको सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को साथियों इस बात को समझना होगा कि वोट के अधिकार के तहत देश आपके हाथ में दिया गया था। देश आपके हाथ में कैसे है? यहाँ पर लोकतंत्र कैसे है? राजतंत्र को समाप्त करके, तानाशाही को समाप्त करके दुनिया के सभी देशों ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट होता है, जो मेन चीज होती है, वो साथियों वोट का अधिकार होता है, जिसके आधार पर ये माना जाता है कि भाई ये देश पब्लिक का देश है, ये लोगों का देश है, ये लोकतंत्र देश है। तो वो किसके माध्यम से होगा? वो वोट के अधिकार के माध्यम से होगा सम्मानित साथियों। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि वोट के अधिकार आपको जो मिला है वो इसलिए मिला है कि आप जो है, क्या इसलिए वोट का अधिकार दिया गया है आप लोगों को कि आप वोट अपने दुश्मन को देकर के मजबूत करेंगे? नहीं, आप लोगों को वोट का अधिकार इसलिए दिया है कि आप अच्छे लोगों को चुनेंगे। अगर कोई आदमी सही काम नहीं करता है तो अगली 5वीं सरकार, अगले 5 साल के बाद आप उसको चेंज करेंगे। तो इसलिए सम्मानित साथियों यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि वोट का अधिकार आपको दे करके, जिन लोगों ने वोट के अधिकार के लिए संघर्ष किया आप अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने सम्मानित साथियों आपके हाथ में देश दिया था, लेकिन हम लोगों ने दुश्मन के हाथ में सौंप दिया। तो वोट के अधिकार का औचित्य क्या रहा? फिर इसका कोई औचित्य नहीं रहा। इस बात को सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को सम्मानित साथियों समझना चाहिए। ये बात साथियों हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस भाजपा को छोड़ बाकी सभी पार्टियों को जाति विशेष की पार्टी के नाम से बदनाम किया गया। सम्मानित साथियों ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। लोग क्या कहते हैं कि जो जिस बिरादरी का अध्यक्ष है वो उसी बिरादरी की पार्टी है, एक्सक्लूडिंग ये पार्टियां। इन पार्टियों को छोड़ करके साथियों ये भी वहां पर मानसिकता पर जो है ये लाभ उठाते हैं हमारे यहाँ पे लोगों की कि अगर बीएसपी अगर जो है उसकी जो अध्यक्ष है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, अगर वो चमार बिरादरी से संबंध रखती हैं तो ये चमारों की पार्टी है। अगर अखिलेश की बात की जाए वहाँ पर तो वो जो है बोलते हैं कि ये यादवो अहिरो की पार्टी है, तो कहीं पर किसी की कहते हैं, कहीं पर किसी की कहते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों इस मानसिकता को हम लोगों को बदलना पड़ेगा। सम्मानित साथियों इस प्रकार से तो अगर कांग्रेस के अध्यक्ष अगर सोनिया गांधी हैं, जो कि हमारी आप लोग जानते हैं कि वो तो शायद इटली की रहने वाली हैं, हालांकि मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो इटली की रहने वाली हैं, तो फिर तो कांग्रेस इटली की पार्टी होनी चाहिए थी। अगर उनकी कोई जाति यहाँ पर बनती है तो वहाँ पर उस जाति विशेष की पार्टी होनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से जो भी भाजपा के इस समय अध्यक्ष हैं उनकी जो बिरादरी होगी फिर तो भाजपा उनकी ही पार्टी होनी चाहिए थी। लेकिन इस देश की मानसिकता, ये लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि ये एलिगेशन यहाँ पर फिट नहीं हो कर पाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि साथियों मैंने पहले बताया कि उनके पास समर्थक का वोट ज़्यादा है, विरोधी का वोट समर्थक का वोट कम है और विरोधी का वोट ज़्यादा है, जिसके आधार पर सम्मानित साथी लोग पॉलिटिक्स करते हैं बिना कोई विकास करे। इसलिए साथियों हम इस बात को समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। हम लोगों को साथियों बहुजन समाज पार्टी की हम जो बात कर रहे हैं तो साथियों उनकी एक्टिविटी से दिखता है कि ये सभी समाज की पार्टी है,
जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर काम करती है। ये बात साथियों आगे आपको स्पष्ट होगी, लेकिन हमको जातीय आंकड़े हम लोग वहाँ पर हमने इकट्ठे करे हैं साथियों। पॉइंट नंबर 9 है रेलवे, एयरलाइन, हाईवे, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, शिक्षा, ऐतिहासिक धरोहर आदि का जो निजीकरण का जो विरोध तो करते हैं साथियों, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि इस देश के लोग, चाहे उससे संबंधित जो लोग हैं, चाहे उससे संगठन के जो लोग हैं, जिन्होंने संगठन बनाए हुए हैं अपने वेलफेयर के लिए जो संगठन बनाए हुए हैं इन विभागों के अंदर सम्मानित साथियों, वे लोग निजीकरण का विरोध तो करते हैं लेकिन भाजपा का विरोध नहीं करते हैं साथियों। आप देखना कहीं ना कहीं उनके लोग उसमें शामिल होते हैं। तो साथियों जब उनको पता है कि ये विरोध तो कर रहे हैं लेकिन वोट तो हम ही को देंगे, तो सम्मानित साथियों आपके ये जो आप इस काम को जो इनका जो विरोध करते हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। ये बात मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अपने शब्दों में समझाई थी कि एजिटेशन का मतलब होता है सत्ताधारी की कुर्सी को हिला देना। आप एजिटेशन खूब करें तो साथियों वो फोर्स को बुलाएंगे, आपके हाथ पैर तोड़ेंगे, हमारे लोगों की हत्या करवाएंगे और हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उनको ये आभास हो जाए कि भाई ये तो जो है ये हमको अगली बार वोट नहीं देंगे, बहुत बड़ा समाज, देश का समाज हमें वोट नहीं देगा, तो साथियों फिर वो आपकी सारी बात को मानेंगे। एजिटेशन का मतलब होता है सत्ताधारी की कुर्सी को हिला देना। इसमें उनकी कुर्सी नहीं हिलेगी तो वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। उदाहरण के लिए आप जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर मराठा यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करवा करके वहाँ के अम्बेडकरवादी लोग डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से यूनिवर्सिटी बनवाना नाम रखवाना चाहते थे। वहाँ पर कई सौ लोगों को हत्या कर दी गई, उन बच्चों को, नौजवानों को मार दिया गया, लेकिन बात नहीं सुनी गई कांग्रेस के द्वारा, तत्कालीन जो सरकार थी उस समय। लेकिन साथियों आप जानते हैं राजीव गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना करी और ये कहा कि हम आपको यूनिवर्सिटी देते हैं। सम्मानित साथियों वहां पर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दी जा रही थी महाराष्ट्र के अंदर और उत्तर प्रदेश में क्यों दी गई? बिना मांगे दी गई। वहां पे मांगने से नहीं दी जा रही थी, यहाँ पे बिना मांगे दी गई। क्यों? ये बात मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बताई कि मांग तो महाराष्ट्र के लोग रहे हैं लेकिन ये उत्तर प्रदेश में रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका आंदोलन चल रहा है। यहाँ का एजुटेशन जो है वो ये प्रूफ करता है कि अगली बार शायद कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। तो जब तक साथियों आप लोग एजुटेशन करने का कोई औचित्य नहीं है, जब तक सरकार को, तत्कालीन सरकार को ये आभास ना हो जाए कि अगर हमने अपने डिसीजन चेंज नहीं किए हैं तो हम अगली बार सरकार में नहीं आ पाएंगे, तब तक वो आपकी बात सुनने वाले नहीं है। सम्मानित साथियों आप लोग जानते हैं ये जो विरोध कर रहे हैं सम्मानित साथियों, इनका ये निजीकरण का हम लोग जो विरोध कर रहे हैं, हम प्राइम को सरकारी उसमें चाहते हैं। साथियों जब सारे विभाग सरकारी हो जाएंगे तो फिर सरकार का कोई औचित्य नहीं होगा। और साथियों आप जानते हैं अच्छी तरह से कि लॉकडाउन के अंदर सरकारी विभागों ने जितनी सेवा करी है, समाज की, देश की, लोगों की जो सेवा की है, सम्मानित साथियों वो जो है प्राइवेट सेक्टर में कोई सेवा नहीं करी गई है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने तो उनका मिसयूज करके खूब पैसा, उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके खूब पैसा कमाने का काम किया है। लेकिन अगर ये देश बचा है, इस महामारी से बचा है, अगर इसको आप मानते भी हो कि ये महामारी है, तो साथियों अगर इससे देश बचा है तो इसमें सरकारी विभागों का सबसे बड़ा अहम भूमिका रही है। तो साथियों लेकिन उन्हीं को ये प्राइवेट करके साथियों ऐसा ये करना चाहते हैं, इस बात को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। मीडिया और सरकारी संस्थानों का आदि का जो दुरुपयोग इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है सम्मानित साथियों, इसको भी आप लोग को अच्छी तरह से जानते हैं। आज जानते हैं कि मीडिया के बारे में तो लोग क्या क्या कहते हैं। मैं मीडिया के साथियों से मैं कभी हमारा मौका पड़ा तो हम भी जाकर के पूछेंगे कि कभी क्या आपने अपने जमीर में कभी आपने सोचा है, कभी आपका जमीर कभी जिंदा होगा? आप कभी इस बात को नहीं सोचते कि रात को सोने से पहले कि अगर ये देश जो बर्बाद हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भी बहुत बड़ी भूमिका है? तो हम भी कभी मीडिया साथी से पूछेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस देश को बर्बाद करने में, जिसका दुरुपयोग सम्मानित साथियों ये पार्टी, सत्ताधारी पार्टी कर रही हैं। और सम्मानित साथियों सरकारी विभाग को कैसे कर रही हैं, कैसे CID जो आपके जो
CID विभाग होते हैं, जो CBI विभाग होते हैं साथियों, जो भी इनके ED वगैरह होते हैं, जिनका ये किस प्रकार से इनके हाथों में ये खेलती है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आप जैसे जानते हैं, अगर हमारे राष्ट्रपति जी जो इस समय वर्तमान में बेचारे जो गरीब हमारे जो वो हैं, उनका भी आप जानते हो कि रबर स्टैंप की तरह से किस प्रकार से उनका मामला चल रहा है। अगर देखा जाए तो उनके विभाग, उनका हम देखें उसमें कंपैरिजन करें तो उनकी भी स्थिति विचारों की बहुत दयनीय है। तो उनके समाज के जो हमारे SC समाज के जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे इस बात को सम्मानित साथियों समझ रहे हैं। तो इनका जो दुरुपयोग हो रहा है, आप जानते हैं अस्पतालों में जैसे पार्ट्स को निकाल लेना, मैंने जो देखा है कि बॉडी में से पार्ट निकाल लेने, डॉक्टर लोग बिना सरकार की सहमति के सम्मानित साथियों ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये सरकारी विभागों को भी साथियों किस प्रकार से मिसयूज कर रहे हैं अपने पक्ष में, ये आप अच्छी तरह से सम्मानित साथियों जानते हैं। साथियों, किसी अपराध पर अगर सत्ता पक्षीय लोग थाना चौकी जला देते हैं, ये आपको साथियों समझने वाली बात है, आप इसमें देख भी रहे होंगे। अगर सत्ता पक्ष के लोग, कोई क्राइम हो जाए, कोई मामला हो जाए, अगर सत्ता और कोई लफड़ा हो जाए, कोई मामला हो जाए, कोई क्राइम हो जाए, कोई हत्या हो जाए, कोई बात हो जाए, तो साथियों ये सत्ता पक्ष के लोग अगर थाना चौकी को जला देते हैं दबाव बनाने के लिए, तो उनके लिए क्या बोलते हैं कि पब्लिक क्राइम नो क्राइम, पब्लिक ने ये काम किया है तो ये कोई क्राइम नहीं है। लेकिन उसी दबाव को बनाने के लिए पुलिस के पक्ष में कोई अगर छोटा मोटा दबाव बनाता है, धरना देता है या उनसे बातचीत करता है, तो सम्मानित साथियों यही सरकार के लोग जो हैं वहां पर साथियों उन गरीबों के ऊपर पुलिस बल का प्रयोग करते हैं, मिलिट्री लगा करके साथियों उनको मारने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों कितना बड़ा मिसयूज किया जा रहा है इस देश की पुलिस का और फोर्स का, ये भी आप लोगों को साथियों समझने की बहुत जरूरत है कि जिनको न्याय दिलाने के लिए हम जिनके पास जाते थे, कहावत है कि राजा ही अगर अन्यायी हो जाए तो फिर प्रजा कहाँ जाएगी। जब पुलिस के लोग ही उनके उसमें जो है, हालांकि बेचारे वो तो रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सरकार की है कि अगर इनके लोग अगर ये बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, तो उनको नो क्राइम बोल करके कोई भी क्राइम नहीं किया ये कह के माफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर गरीब लोग कोई धरना देते हैं, कोई प्रदर्शन करते हैं, कोई अगर अपनी बात को मनवाने के लिए थोड़ी बहुत उसके ऊपर जाकर के इकट्ठा होते हैं, तो साथियों उनको मार करके पीट करके गांव तक भी उनको लोगों को मारा जाता है, इतना जाकर परेशान किया जाता है सम्मानित साथियों कि वहां पर वो बेचारे लोग गांव को छोड़ के प्लान करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये साथियों मिसयूज जो किया जा रहा है सरकारी संस्थाओं का, ये बात साथियों हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। जी सर, आगे साथियों मैं यहाँ पे हम लोग साथियों यहाँ पे मुख्य बात यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। गलती जो लोग हमारे शोषण कर रहे हैं, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। यहाँ पर भी बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अपराध करने वाले से ज़्यादा गुनहगार अपराध सहने वाला होता है। तो साथियों यहीं पर कुछ पैरेलल बात हमने यहाँ पे ये कही है कि गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। हम लोग बार बार उन्हीं लोगों को सत्ता में बिठाने का जो काम कर रहे थे साथियों वो गलत कर रहे थे, जिसका फायदा कांग्रेस और भाजपा उठाती रहती है। इसलिए हमें इस आंदोलन को सभी जाति धर्म बिरादरी का एकजुटता से बनाना होगा। सभी जाति धर्म बिरादरियों में एकजुटता बना करके उनके पक्ष में साथियों हमको उनके बारे में बता करके हमको इस आंदोलन को सभी जाति धर्म बिरादरी का आंदोलन बनाना पड़ेगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर हमें सभी जातियों को इसमें साथियों लेना पड़ेगा, तब जाके साथियों हमारा जो है ये उद्देश्य उनका जो उद्देश्य है वो खत्म होगा और आप लोगों का देश के हित में फैसला जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। किसी भी आंदोलन में वे जातियां नहीं जुड़ सकती जो स्वयं को असुरक्षित महसूस करेंगी। साथियों ये इंपॉर्टेंट बात है, मूवमेंट चलाने वाले लोगों को साथियों इस बात को समझना चाहिए। जो जाति अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी वो कभी भी आपके आंदोलन में सम्मानित साथियों नहीं जुड़ सकती है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमें सभी समाज के लोगों को सुरक्षा देने का उपाय साथियों आपको समझना है कि सभी जाति के बिरादरी के लोगों को जो अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो वो आपके आंदोलन में नहीं आएंगे। अगर आपने ये कह दिया कि आप यहाँ पर सुरक्षित हैं इस आंदोलन में, तो सम्मानित साथियों उसकी शुरुआत करने के लिए शुरुआत में सबसे अच्छा बहुत जल्दी रिलीफ देने के लिए सम्मानित साथियों अपनी बात को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग जो है उनको सत्ता के अंदर भागीदारी
बराबर बराबर दें। सभी समाज के लोगों को सुरक्षा देने का उपाय एकमात्र सत्ता है, जो बहुत जल्दी आपको साथियों, बहुत जल्दी आप अपनी बात को लोगों के बीच में बता सकते हैं, जैसा बहन जी ने बताया। सम्मानित साथियों, ये बातें हम लोग आपके बीच में साथियों रखते हुए आ रहे थे। अब थोड़ी देर की बात और बची है। अधिकांश लोग परेशान तो हैं, परंतु कुछ लोग मानसिकता की वजह से बोल नहीं पा रहे हैं। सब लोग परेशान हैं बीजेपी की सरकार से, केंद्र में, उससे जहां जिसकी सरकार चल रही है उनसे। वो साथियों, वो लोग परेशान तो हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिना कुछ समस्या का बिना कुछ करे समस्या का समाधान हो जाए। हो सकता है यही लोग सुधर जाएं। तो साथियों, ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे देश के समाज के लोगों की जो मानसिकता है, जो स्थिति है, मानसिक स्थिति जो है, वो इस प्रकार की बनी हुई है। एक छोटा सा उदाहरण देके साथियों मैं आपके बीच में अपनी बात को समाप्ति की तरफ लेकर के जाऊंगा। ये आप कुछ गांव के लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों से सुना है कि कभी कभी आपने देखा होगा, एक कबूतर जब कहीं बैठा होता है, छत पर बैठा होता है या आपके चौक में बैठा होता है, तो बिल्ली की निगाह उसके ऊपर रहती है। बिल्ली कबूतर को देखती रहती है, कबूतर बिल्ली को देखता है। सम्मानित साथियों, बिल्ली उस पर अटैक करती है, और मतलब अटैक फॉर्म में वहां पर वो टकटकी लगा करके सम्मानित साथियों देखती है। तो दूसरी तरफ कबूतर भी उसको देखता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है। कबूतर थोड़ी देर के बाद अपनी आंख बंद कर लेता है और आंख बंद करके सोचता है कि शायद बिल्ली गई, अब बिल्ली यहाँ पर नहीं है। उसी समय साथियों, जो उसकी टकटकी जो होती है बिल्ली की, वो जाती है और साथियों उसके बाद वो जा करके उस कबूतर को अपने शिकंजे में पकड़ लेती है। अगर उसको पता है कि जब ये आंख बंद जो इसने कर रखी है तभी वो दौड़ती है, तो सम्मानित साथियों को उससे पता है अगर इसकी आंख खुली रहेंगी तो जैसे ही मैं प्रयास करूंगी इसके पास पहुंचने के, जाऊंगी, दौड़ लगाऊंगी, इतनी देर में वो उड़ जाएगा और मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो वो टकटकी लगा के देखती है कि कब तक इसकी आंख बंद होती हैं, रहती हैं, और साथियों जाके वो अटैक करती है कबूतर को, वो अपना शिकार बना लेती है। वही साथियों इस देश के अंदर चल रहा है। इस देश के चालाक लोगों का, इस देश में सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी जो चालाक लोग हैं, उनका भी यही मामला चल रहा है। वो देख रहे हैं कि जनता की आंख कब तक बंद है। सम्मानित साथियों, इसीलिए वो आपके ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, आपको मारे जा रहे हैं, आपका पतन किए जा रहे हैं, देश को बर्बाद किए जा रहे हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, हम जो जनता है उसको अपनी आंख को खोलना पड़ेगा, तभी जाकर आप बिल्ली रूपी जो ये सरकार है इनसे आपको निजात मिल सकती है, तभी आप उड़ करके अपनी जान बचा सकते हो। इसलिए सम्मानित साथियों, हम लोग ये तो चाहते हैं कि परेशानी तो है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम ये है हम अपनी आंख बंद करके बैठे हैं कि हो सकता है अपना आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, देश के लोगों से निवेदन है कि ऐसा ठीक होने वाला नहीं है। आप अगर आंख बंद करके जिस प्रकार से बैठे हुए हो इस समय देश के लोग, तो इस देश का पतन होना निश्चित है। और इस देश के पतन के पीछे वे लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि हम स्वयं जिम्मेदार होंगे, यहाँ का वोटर जिम्मेदार होगा। सम्मानित साथियों, जी सर, जिन समस्याओं को आप जागरूक कर मूवमेंट्स के, जिन समाजों को आप जागरूक करके मूवमेंट के साथ जोड़ते हैं, वे लोग बाद में स्वयं अपनी पार्टी बना लेते हैं। उदाहरण के लिए निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, पटेल पार्टी, कुशवाहा पार्टी आदि पार्टी जो है, समता, राष्ट्रीय समता दल और सब जितने भी समता दल वगैरह जो भी जितने भी चल रहे हैं, वो भी साथियों जिन लोगों को मान्यवर साहब कांशीराम जी ने राजनीति करना सिखाया था और कहा था कि तुम बाद में एक साथ मिल करके अपने समाज का विकास करने का काम करना, साथियों उन लोगों ने भी अपनी जो नई नई पार्टी जो बनाई है साथियों, बनाने के बाद आप जानते हैं कि वे लोग भाजपा और कांग्रेस के साथ एक एक दो दो टिकट के लिए साथियों समझौता करके पूरे के पूरे अपने मूवमेंट को ध्वस्त कर लेते हैं। आपको इस बात को भी साथियों समझना होगा, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को इस बात को समझना होगा, जो एक दो टिकट के चक्कर में अपना उद्देश्य पूरा करके अपना देश को, जो अपने समाज के लोगों को जो बेच देते हैं साथियों, उनसे भी आपको बच करके रहना पड़ेगा। एक ये दुर्भाग्य है, इसका फायदा जो साथियों सीधा बीजेपी उठा लेती है, सीधा बंच उसके हाथ में पहुंच जाता है, वोटर्स का बंच उसके हाथ में पहुंच जाता है। सम्मानित साथियों, ये बात साथियों हमने आपको बताई जी सर। नेक्स्ट
साथियों, इस बात को आपको समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि जिस काम को कांग्रेस जिस काम को शुरू करती है उसे पूरा भाजपा करती है, और जिस काम को भाजपा शुरू करती है उस काम को पूरा कांग्रेस करती है। सम्मानित साथियों, कांग्रेस जो है, आपने देखा होगा इस देश में जितने काम इस समय भाजपा के द्वारा किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे काम जो शुरुआत जो की गई थी ये कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ये आपस में इनका मेल मिलाप है, इनका आपस में पैक्ट है, इनका इंटरनली पैक्ट है। बहुत से बच्चे डालते भी हैं, 2 पेड़ खड़े हैं, नीचे से जड़ में उसमें हाथ मिला रखा है। तो साथियों, ये अच्छी तरह से जानते हैं जितने भी काम इस समय हो रहे हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का हो, चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे शिक्षा को खत्म करने वाला मामला हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे गरीबी का हो, चाहे विदेश से जो मामला जो इनका चलता है, जो वहाँ से जो उनकी जो कंपनी वगैरह, जो उनकी जो फैक्ट्री वगैरह जो बताई जाती हैं उनका मामला हो, चाहे पूंजीपतियों को मजबूत करने वाला मामला हो। सम्मानित साथियों, ये जितने भी मामले हैं ये सब कांग्रेस के द्वारा शुरू किए गए हैं और उनको साथियों बीजेपी पूरा कर रही है। और जो काम बीजेपी कर रही थी सम्मानित साथियों, जो पहले कभी शुरू किए थे अपने पहले वाले शासनकाल में, उसी काम को आगे बढ़ा करके साथियों कांग्रेस पूरा कर रही थी। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। देख लेना आप लोग, कभी भी मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, इस बात को आप लोग कभी भी समझ लेना, देख लेना। महंगाई होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, अगर बीजेपी की सरकार में अगर महंगाई बढ़ती है तो सम्मानित साथियों तो कांग्रेसी लोग उसका विरोध करते हैं, और अगर कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई बढ़ती है तो बीजेपी के लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के लोग प्राइवेटाइजेशन लेकर के आते हैं या करते हैं, विभागों को बेचते हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में डालते हैं, कांग्रेस उसका विरोध नहीं करती। और जब इन्हीं कामों को कांग्रेस कर रही थी तो सम्मानित साथियों तो ये बीजेपी के लोग इस काम का विरोध नहीं कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे, उसकी जगह पर प्राइवेटाइजेशन वही कर रही थी, रिजर्वेशन को वही वो खत्म करने जा रही थी। शिक्षा को मिड डे मील अप्लाई करके, बोर्ड के एग्जाम समाप्त करके, उसको साथियों टीचर को कमजोर करके, ये सारा काम करने का काम कांग्रेस कर रही थी। लेकिन बीजेपी इस काम का विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि साथियों ये साथ में महंगाई का विरोध कर रही थी, जिससे कि कांग्रेस के द्वारा किए गए ये कार्य दब जाए। सम्मानित साथियों, जब बीजेपी ऐसा करती है तो कांग्रेस क्या कहती है, महंगाई का विरोध करती है, जिससे कि बड़े पैमाने पे ये मीडिया में दिखाते हैं कि जैसे महंगाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अंदर क्या छिपाया जाता है ये साथियों देश के लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। समझना चाहिए, वरना इस देश में अपने बच्चों को, भविष्य को खत्म करने में, नुकसान करने में आप उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये अंदर से मिले हुए लोग हैं। इस बात को साथियों हमने आप लोगों को बताया, वैसे आप लोग जानते भी होंगे। आज सभी जातियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है साथियों, ये आप अच्छी तरह से सम्मानित साथियों जानते हैं कि सभी जातियों के ऊपर आज के डेट में अत्याचार हो रहा है। हमने आगे लिखा है, ब्राह्मण समाज तक पर अत्याचार हो रहा है। जिस शासन में ब्राह्मण समाज तक के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, उसमें अन्य कोई समाज सुरक्षित कैसे रह सकता है। साथियों, शास्त्रों के हिसाब से भी ये बात आप लोगों को पढ़ सकते हैं दोनों प्रकार के लोग, कि ब्राह्मण के ऊपर जहां पर अत्याचार हो रहा हो तो साथियों वहां पर फिर क्या होगा, ये इतिहास अच्छी तरह से इतिहास में बहुत बार जिक्र इसका हुआ है। सम्मानित साथियों, तो जिस शासन काल में, बीजेपी के शासन काल में, जहां पर ब्राह्मण तक को जो है उसकी हत्याएं की जा रही हो, सम्मानित साथियों आप लोग देखते होंगे, इलाहाबाद का मामला हो, चाहे पूर्वांचल की और जगह का मामला हो, अभी कल परसों उन्नाव में हुआ, आप लोग साथियों सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हो। अभी कल परसों एक बेचारा, एक मनोज दुबे, अभी जो LIC के एजेंट था बेचारा, उसको मार दिया इन लोगों ने साथियों। वो रिपोर्ट लिखवाते हुए रह गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अगले दिन, कुछ दिन के बाद पता चला कि उसकी हत्या रेलवे ट्रैक पे पड़ी हुई है। अभी मैंने देखा एक माँ को और बेटे को एक साथ जो है उसमें मार दिया। मैंने उसको पोस्ट को शेयर भी किया, आप लोग अच्छी तरह से उसको जला दिया। सम्मानित साथियों, बताइए जिस देश में ब्राह्मण समाज के ऊपर, मतलब बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर
जिस देश में बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर, ब्राह्मण समाज के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा हो तो उसका हश्र क्या होगा, ये आप अच्छी तरह से सम्मानित साथियों समझ सकते हैं। ब्राह्मण रुष्ट है तो समझ लीजिए और सब लोग भी रुष्ट ऑटोमेटिक होंगे सम्मानित साथियों, चाहे वो यादव समाज के लोग हों, चाहे लोधी समाज के लोग हों, चाहे किसी और बिरादरी के लोग हों। सभी समाजों पे जो अत्याचार हो रहा है, प्रधानों को मारा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के गोलियां मारी जा रही है सम्मानित साथियों ये बीजेपी के शासनकाल में, तो आप समझ लीजिए कि इसके दिन अब ज़्यादा दिन के नहीं रहे हैं, इनका पतन निश्चित है साथियों। हम लोग समय का ध्यान रखेंगे। समय कितना हो गया जी सर? ये साथियों आप इन चीज़ों को आप लोग जानते होंगे कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर बसपा शासन काल में किए गए विकास कार्य, आदरणीय बहन जी ने जो काम किए हैं सम्मानित साथियों, इस प्रकार से देश चलता है। इस प्रकार से देश शासन चलाए जाते हैं साथियों। इस बात को यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है कि बहन जी जो है, जो भी 7 साल तक जो बहन जी का शासनकाल रहा, देखिए 7 मेडिकल कॉलेज जो बीजेपी ने एक भी नहीं खुलवाया, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय सम्मानित साथियों, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, आप इसको आप देख सकते हैं, प्राइमरी कॉलेज, ITI, नए मंडल, नए जिले, अस्पताल, न्यायालय, जिला कार्यालय, विकास भवन, पुलिस लाइन, ये साथियों आप लोग देखिए विकास के काम है। अम्बेडकर ग्राम साथियों, सामुदायिक कैंप, ये जितने देखिए आप एयरपोर्ट वगैरह साथियों, ये सारे विकास के काम हैं जिससे देश का विकास होता है सम्मानित साथियों। आगे चलो सर। इसी प्रकार से सम्मानित साथियों बसपा के इसमें जो है निम्नलिखित जो 7 से लेकर 12 के जो शासनकाल रहा, उसमें साथियों शिक्षक की भर्ती, कांस्टेबल्स की भर्ती, शहरी विकास योजना, ये साथियों विश्वविद्यालय की स्थापना, साथियों 1,10,000 के आसपास पुलिस सफाई कर्मी की साथियों, कितना मार्मिक स्टेप आदरणीय बहन जी का था। बहन जी ने कहा कि ऐ मेरे समाज के लोगों, आप लोग जो है 2 वक्त की रोटी के लिए जो घर में जाके किसी के यहाँ पर गांव में जाकर के आप लोग सफाई करते हो, तो सम्मानित साथियों उसमें कहा कि अब तुमको 2 वक्त की रोटी मांगने की उनसे जरूरत नहीं है। आप जो है उसी गांव में वहीं पर आसपास अपना जाकर के काम करना, लेकिन आप उनसे रोटी मत मांगना। आप सीधा 1 तारीख को जाना और अपने शहर में से जाकर के अपने 25-30 हजार 35 हजार रुपये आराम से उठा करके ले आना साथियों हर गांव में, क्योंकि आदरणीय बहन जी को पता थी कि गांव के अंदर जो हालात हैं गरीब समाज के लोगों की, उनकी बहुत कमजोर स्थिति है, तो साथियों वहां पर भी जो है सफाई की बहुत जरूरत थी। ऐसा पहली बार इतिहास में ऐसा आदरणीय बहन जी ने किया साथियों। पॉलिटिकल सब आप सब जानते हैं, ये जब टेक्निकल कॉलेज, ये सब बस्तियां, ये एक्सप्रेस वे, सब चीजें साथियों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सर आगे ये आप लोग जानते होंगे, मैं हमने तो केवल एक बार आपको दिखाया है कि किस प्रकार साथियों इतनी 33-34 हजार किलोमीटर साथियों सड़क आदरणीय बहन जी ने बनाई, और संत साहब कांसीराम जी के नाम पर, और उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ, जौनपुर, गाजियाबाद, कुशीनगर, बिजनौर, कन्नौज साथियों, इन जगह महाविद्यालय साथियों आदरणीय बहन जी ने बनाए। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। विद्वानों का कहना है जिस देश की आप शिक्षा को आप खत्म कर लेंगे तो उस देश का पतन होना निश्चित है। उसी प्रकार से ये बात समाज पे भी लागू होती है। आदरणीय बहन जी ने एजुकेशन पर जो काम किया साथियों, ये कांग्रेस बीजेपी के लोग शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए पैसा लगाते हैं, इसके पक्ष में पैसा लगाते हैं कि शिक्षा को कैसे खराब किया जाए। पैसा लगाते हैं शिक्षा को खत्म करने के लिए, टीचर को कमजोर करने के लिए, स्टूडेंट को कमजोर करने के लिए। सम्मानित साथी, हमने पहले भी बताया था, लेकिन आदरणीय बहन जी ने शिक्षा को मजबूत करने के पक्ष में सम्मानित साथियों काम किए। और साथियों आपको पता है ATS वगैरह साथियों आतंकवाद को निपटाने के लिए आदरणीय बहन जी ने बनाया। पोटा बनाया साथियों, आप लोग जानते हैं जो भी होता है जिससे वो क्रिमिनल लोगों को साथियों पकड़ा जाता है, लाखों लोगों को साथियों उसमें बंद किया आदरणीय बहन जी ने। साथियों ये आप इन चीज़ों को आप लोग पढ़ सकते हैं, अपनी वीडियो को पॉज करके। ये हॉस्टल्स वगैरह सम्मानित साथियों बनाए। ये आपकी जो है वृद्धा कल्याण नीति, जो यो वृद्धा पेंशन वगैरह। और साथियों सबसे बड़ी जो चीज़ थी इसमें देखो साथियों, यहाँ पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, यहाँ पर साथियों लखनऊ में ये विश्वविद्यालय बनाया।
मल्टी स्पेशलिटी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में ये अस्पताल बनवाया। ऐसे तमाम लाखों काम आदरणीय बहन जी ने सम्मानित साथियों किए। इसलिए एक चीज साथियों और बहन जी ने बहुत इंपॉर्टेंट करी कि बहन जी ने जो स्कॉलरशिप का जो मामला था, जो किसी एक वर्ग के लिए पहले से निर्धारित था कि इस वर्ग को स्कॉलरशिप दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो जाति को हटा करके सम्मानित साथियों गरीबी के पक्ष में उसको लेकर के गई। और जो भी गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म बिरादरी का, यहाँ तक कि सबको स्कॉलरशिप देगी। देखिए कितनी बड़ी बात आदरणीय बहन जी ने करी। सभी समाज के स्टूडेंट्स के लिए सम्मानित साथियों, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि सरकारी कॉलेज में आपका नंबर आता है, सरकारी यूनिवर्सिटी में, सरकारी इंस्टीट्यूट्स में, आपका एकेडमी में अगर आपका नंबर आता है तो आप जाके वहां पढ़ाई करो, वहां पे पैसे नहीं देने हैं। और अगर आपका नंबर सरकारी इंस्टीट्यूट्स में नहीं आता है, सरकारी संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, एकेडमी में नहीं आता है, तो आप प्राइवेट में जाकर के पढ़ो। उसके लिए भी कॉलेज बनवाए, जैसे कि ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क बनवाया 350 कॉलेज का। तो जाओ आप जाके प्राइवेट कॉलेज में, यहाँ पर या अपने क्षेत्र में जाके प्राइवेट कॉलेज में जाकर के पढ़ो, और उस प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुजन समाज पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। आदरणीय बहन जी के ये आदेश थे। ऐसा साथियों, ऐसा किसी ने नहीं किया, बल्कि स्कॉलरशिप को और रोक दिया गया है सम्मानित साथियों। वो सपा की सरकार में भी रोका गया और आपका यहाँ पर बीजेपी की सरकार में भी रोका गया। स्टूडेंट्स को ये कहा गया कि आप जो है पढ़ाई नहीं, आप एग्जाम नहीं दे सकते, वहां से स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। तो साथियों वो बच्चे, ऐसे लाखों बच्चे थे जो एग्जाम नहीं दे पाए, वो परेशान रहे, उन्होंने धरने देने पड़े। और सम्मानित साथियों बहुत लोगों के नाम भी कटे, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आप तो ये भी नियम आ गया साथियों इन लोगों के। साथियों कोर्ट इनका बहाना है, कोर्ट तो इनका माध्यम है, लेकिन ये सारे काम ये खुद लोग करवाते हैं। अब तो ये भी नियम आ गया है कि स्कॉलरशिप को के आधार पर किसी बच्चे का एडमिशन कोई इंस्टीट्यूट्स, पढ़ाई वाला कोई इंस्टीट्यूट नहीं लेगा। सम्मानित साथियों ये नियम भी बना दिया गया। लेकिन आदरणीय बहन जी ने कहा कि अगर सरकारी में आपका नंबर नहीं आता है तो प्राइवेट में जाकर के पढ़ो, वहां की फीस भी ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार देने का काम करेगी, ऐसा बहन जी ने कहा। साथियों ऐसे तमाम ये हजारों काम साथियों हमने आपके बीच में रखे। अब साथियों इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको आपको 5 मिनट में साथियों हम लोग समझा करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। थोड़ा ब्रेन को रिलैक्स कीजिए साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 5 मिनट का है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ब्रेन को अपने पास में साथियों लगाना पड़ेगा। यहाँ पे साथियों हमारा ये विषय है कि 2022 में सरकार बनाने के समाजवार समीकरण। साथियों ये देश जातियों का देश है, यहाँ पे हमें जातिवाद को समाप्त करना है, इसके महत्व को समाप्त करना है। लेकिन साथियों यहाँ पर ये बताना हमारी मजबूरी है, क्योंकि साथियों ये यहाँ पे आधार है एक हमारा सरकार बनने का, बीएसपी का किस प्रकार से टूटे। तो इस चक्कर में हमने जातियों के आंकड़े सम्मानित साथियों हम लोगों ने निकाले हैं, और किस प्रकार से बीएसपी की सरकार बनेगी, ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये सब सारा हमने नेट से लिया हुआ है साथियों। आप भी इसको ले सकते हैं, और ये हमने यहाँ पे साथियों बताने का प्रयास किया। 18% मुस्लिम है, ये जातिवाद साथी आंकड़े आपके इसको समझना पड़ेगा। 18% मुस्लिम है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। 25% दलित है, जिसमें 21% प्योर चमार है, 4% नॉन चमार एससी है, साथियों को आपको समझना पड़ेगा। 8% ब्राह्मण है, जो कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश का सबसे ज्यादा ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में रहता है। पूरे देश में 3-3.5% है, लेकिन 8% ब्राह्मण जो है वो उत्तर प्रदेश में रहता है साथियों, ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। 13% अहीर है, जिसको हम लोग यादव कहते हैं। 12% कुर्मी है सामान्य साथियों, और आपका जो है इसमें पटेल गुजर वगैरह भी साथी इसमें आते हैं। इसमें जो है 15%, इसमें 5% ठाकुर है, 19% में अन्य बिरादरी है, कुशवाहा है, काछी है, और जो है प्रजापति है, बघेल हैं, और भी बहुत सी जो बिरादरियाँ हैं साथियों 19% में आती है। इस प्रकार से साथियों ये यहाँ का उत्तर प्रदेश का समीकरण है। समझने वाली सारी बात साथियों यहाँ पे बात ये है, 2007 में बसपा सरकार के पास में लगभग 30.43% वोट था, लगभग 30% के आसपास 2007 में बसपा पार्टी को वोट मिला था, इतना परसेंट टोटल वोट का। तो साथियों उसकी सरकार बनी थी, 206 एमएलए वहाँ पर जीते थे।
2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार भी उसकी बनी सपा की, उसको भी साथियों 29.29% वोट मिला था। मतलब दोनों को लगभग 30% वोट मिला था। यानी कि जिसको 30% वोट मिल जाता है, यहाँ पे साथियों ये बात ऐसे बनी कि जिसको 30% वोट मिल गया उन दिनों में उसकी सरकार बन गई साथियों। लेकिन साथियों 2017 में भाजपा सरकार के पास में 40% वोट साथियों यहाँ पर मिला। उसमें साथियों सहयोगी दल का भी वोट इंक्लूड है, ये भी आपको समझने वाली बात है। अब उसकी सरकार कैसे नहीं बन रही है ये साथियों हम आगे बताएंगे, कैसे कैसे बीएसपी की सरकार बनेगी। साथियों 2017 में बीजेपी के पास 40% वोट था। ध्यान से देखिए आप लोग, 40% वोट टोटल था जो हमने आपको बताया। उसमें से ब्राह्मण पूरा बाहर है। इस समय पूरा ब्राह्मण जो समाज है वो पूरा रुष्ट है 100%। लेकिन हम कुछ 1-2% फिर भी बीजेपी के पास छोड़ेंगे, आगे जाके आपको पता चलेगा। इसमें से आप लोग 2%, इसमें 8% ब्राह्मण काट दो, 5% सहयोगी दल को काट दो, क्योंकि इस समय सारे सहयोगी दल उनसे रुष्ट है। चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे कोई भी हो वहाँ पर, फिर जितने भी हैं साथियों वो इस समय बीजेपी से रुष्ट है। तो 5% वोट सहयोगी दल का आपने काटना है, 8% वोट ब्राह्मण का बाहर हो रहा है, 2% यूथ बाहर हो रहा है जो रोजगार की तलाश में वहाँ पे गया था, 5% अन्य जो हवा में साथियों जो वहाँ पे जो चला गया था, कभी मंदिर के चक्कर में, कभी किसी चक्कर में, कभी धर्म के चक्कर में, साथियों वे सारे के सब लोग जो आज समय इस समय रुष्ट हैं, सब परेशान हैं कि भैया धर्म तो चाहिए, मंदिर तो चाहिए, लेकिन रोजगार हमें कौन देगा, हमारे बच्चे चाहे रोटी खाने के लिए परेशान हैं। आज जो पूरा माहौल है वो बीजेपी के खिलाफ तैयार हो चुका है। इस आधार पर आज के डेट में अगर चुनाव किया जाए तो बीजेपी के पास 20% वोट बचता है। साथियों अब यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। बीजेपी यहाँ से सत्ता से बिल्कुल आउट है, ये बिल्कुल दूर है। हम साथियों यहाँ पे सपा बसपा की हम बात करते हैं, बिल्कुल आंकड़ों के आधार पर हम लोग बात करेंगे, अपनी तरफ से अपनी कोई बात नहीं करेंगे। कंडीशन नंबर 1 में ऐसा होता है तो देखिए सामने आपके दिखाई देगा। साथियों हालांकि अहीर समाज के, हमारे यादव समाज के लोग जो समझते हैं मूवमेंट को, बात को समझते हैं, इस प्रकार के साथियों बहुत से लोग बीएसपी को वोट देते हैं। कुछ लोग चमार बिरादरी के लोग भी हो सकता है जो सपा को वोट कहीं कहीं किसी बात पे देते हों। तो थोड़ा बहुत ये उधर है, थोड़ा वो उधर है, इस आधार पर साथियों हम इसको जीरो करें तो ये बात साथियों यहाँ पे आपके समझ में आएगी। अगर यहाँ पर साथियों बीएसपी की बात करें, अहीर को यहाँ पे जीरो माने, जो हमारे साथियों हम जो परसेंटेज थी, चमार यहाँ पर 21% प्योर है। अगर हम ब्राह्मण को अपने पक्ष में जोड़ते हैं साथियों, इस बात को आप समझेंगे, हम ब्राह्मण को मुस्लिम को साथियों कभी इधर कभी इधर, दोनों तरफ सब साथियों हम जोड़ के देखेंगे। ब्राह्मण को हम अपने पक्ष में जोड़ते हैं 8% को, मुस्लिम जो 18% जो मैंने आपको पहले बताया इसको अपने पक्ष में जोड़ते हैं, तो बीएसपी के पास 47% वोट बनता है इन समाज से साथियों। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे और जो वोट होगा वो अलग है सम्मानित साथियों। यहाँ पे देखिए 21% प्योर चमार है, 8% ब्राह्मण है जो कि पूरा रुष्ट है बीजेपी से। समाजवादी पार्टी की तरफ वो नहीं जाएगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये बात समाजवादी भी जानती है, बीएसपी की तरफ वो आएगा। कांग्रेस यहाँ पर कमजोर है। मुस्लिम 18%, अगर इनको हम एक साथ जोड़ते हैं तो सम्मान्य साथियों 47% हमारा यहाँ पर वोट बनता है। सपा की स्थिति आप जब देखिए 13% अहीर अगर सपा के पास में है, मैंने आपको यहाँ पे ये बातें बताई हैं, थोड़ा बहुत दोनों तरफ होता है। ब्राह्मण को हम यहाँ पर जोड़ते हैं 8%, मुस्लिम को हम यहाँ पे जोड़ते हैं 18%, तो समाजवादी पार्टी के पास में 39% वोट तैयार होता है। बीएसपी के पास 47% है यहाँ पर इस प्रकार से, और समाजवादी के पास 39% है। 8% वोट ऊपर चल रही है बीएसपी साथियों कंडीशन नंबर 1 पे। जी सर आगे कंडीशन नंबर 2, थोड़ा सा इसको देखिए आप लोग। बीएसपी के पास मान लीजिए अहीर जीरो है, सपोज कीजिए, हालांकि मैंने पहले बताया कि ऐसा नहीं है। अहीर समाज के बहुत से लोग जो मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो बीएसपी को वोट देते हैं सम्मानित साथियों। लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे अपना आंकड़ा बना रहे हैं, यहाँ पे इसको जीरो मानते हैं, चमार को 21% यहाँ पे प्योर मानते हैं, ब्राह्मण यहाँ पे 8% मानते हैं, और हम लोग मुस्लिम को 2 हिस्सों में बांटते हैं। मुस्लिम समाज को कुछ बीएसपी में भी है, कुछ सपा में भी है, जो इसकी आज की डेट में स्थिति है सम्मान साथियों। 18% को अगर हम लोग 2 हिस्से में बांटते हैं, बीएसपी को हम कम रखते हैं, कम मुस्लिम हम लोग बीएसपी के पास रखते हैं, तो साथियों यहाँ पर इन तीनों को मिला करके 37% वोट बनता है। और यहाँ पर बीएसपी के पास 13% अहीर, 8% ब्राह्मण। साथियों हमने ब्राह्मण को नहीं बांटा, केवल मुस्लिम भाई को भी बांटा है यहाँ पर हम 2 हिस्से में,
10% हमने ज़्यादा मुस्लिम भाई यहाँ पर दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर साथियों 31% समाजवादी पार्टी के पास बचता है। यानी कि देखा जाए तो 8% अभी भी बीएसपी आगे चल रही है यहाँ पर आंकड़ों के हिसाब से। साथियों ये आपको समझने वाली बात है, आगे और अच्छा समझ में आएगा। जी सर आगे कंडीशन नंबर 3 साथियों, वहाँ पे हमने मुस्लिम समाज में डिवाइजेशन किया था कि अगर 2 पक्ष में मुस्लिम समाज जाता है तो भी बीएसपी किस प्रकार से ऊपर है। यहाँ पर साथियों हमको ब्राह्मण के ऊपर, क्योंकि मेन जो बात है यहाँ पर ब्राह्मण समाज के ऊपर है, जो कि यहाँ पे और बड़ा प्रभाव रहता है। यहाँ पे बीएसपी के पास साथियों हमने इसको 0 माना, चमार को हमने यहाँ पे 21 माना। ब्राह्मण समाज साथियों अगर पूरा भी नहीं आता है, बीजेपी को छोड़ के पूरा आता भी नहीं है, बीजेपी को छोड़ के पूरा भी नहीं आता है, तो 2% हम समाज जो है वो बीजेपी के पास छोड़ देते हैं ब्राह्मणों का, और 5% 1% हम लोग सामान्य साथियों समाजवादी को देते हैं। 5% समाज पिछली बार 2007 में भी 5 से लेके 5% के आसपास जो है वो ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपना वोट बीएसपी को दिया था, जिसमें सामान्य साथियों आप जानते होंगे पूर्वांचल क्षेत्र में ऐसा बहुत बड़ा एरिया है जिस विधानसभा में, हर विधानसभा में लगभग 15% ब्राह्मण समाज के लोगों की संख्या है। उन्होंने सम्मानित साथियों अपना अधिकांश वोट बीएसपी को दिया था, जिसके अंदर ब्राह्मण समाज के लोगों ने 56 मिले हुए टिकट बीएसपी के, उनमें से 41 विधायक जिताने का काम किया था। सम्मानित साथियों इतिहास रचा था। तो यहाँ पे ये वोट इसका माने 8% साथियों हम जो मुस्लिम का पहले हमने यहाँ पर लिया है। इस प्रकार से बीएसपी के पास 34% वोट साथियों तैयार होता है। यहाँ पे सपा के पास साथियों हमने इसको पूरा माना है, को 0 माना है। यहाँ पे 1% हम ब्राह्मण मान भी लेते हैं एक बार के लिए साथियों, हालांकि जाने वाला नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा इस बात का नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी 1% वोट साथियों यहाँ पर मानते हैं। 10% मुस्लिम को लेकर चलते हैं तो साथियों यहाँ पर जो है 24% समाजवादी पार्टी के पास वोट बैंक हो रहा है, और साथियों 34% यहाँ पे 10% से साथियों नीचे यहाँ पे है पार्टी ये। अब साथियों हम लोगों को कंपैरेटिव स्टडी करनी है आगे सर, ये कंपैरेटिव स्टडी है जो आपको समझ में आएगी। साथियों यहाँ पर जो हमने पहले बताया 34% जो है बसपा का बन रहा था, और 24% बीजेपी इसका सपा का बन रहा था, जो हमने पीछे वाली स्लाइड में आपको दिखाया था। साथियों यहाँ पे 34% वोट अगर बीएसपी के पास में बन रहा है, इसमें 16% वोट जो है उम्मीदवार का और अन्य समाज के लोगों का, जो देखते हैं इनका विचार से सहमति होती है। ये साथियों 16% वोट, 16 से लेके 18% तक वोट जो है वो कैंडिडेटों के आधार पर भी साथियों डिसाइड होता है, और अन्य बिरादरियां जो है वो और भी लोग देते हैं। तो 34% टोटल जो पीछे था, जिसमें उम्मीदवार का अन्य समाज का वोट नहीं जुड़ा था, वहाँ पे वो 3-4 बिरादरियों के साथियों हम लोग समीकरण निकाल रहे थे। तो यहाँ 34% वोट बसपा का, 16% वोट इन दोनों का, उम्मीदवार और अन्य का। इस प्रकार से बीएसपी के पास में साथियों 50% वोट कुल बनता है, और सपा के पास 24% पिछला वाला जो मैंने बताया, और 16% ये वाला जो साथियों हम यहाँ पे जो रखा है। इस प्रकार से 40% वोट सपा के पास बनता है। यहाँ पर 10% अभी भी ऊपर बहुजन समाज पार्टी चल रही है साथियों। अगर साथियों जैसा कि माहौल चल रहा है, एक कंपेटिव हम साथियों हमको स्टडी करनी है। अगर आप ये माने कि जैसा आजकल माहौल चल रहा है, लोग परेशान हैं, तो कम से कम जो 60-65% वोट जो पहले पड़ा करता था, अब साथियों अब लोग अब की बार बहुत बड़ा इंटरेस्ट लेंगे वोट डालने में। और साथियों बहुत से लोग दिल्ली से जो लोग वोट नहीं डालने जाते थे, गाँव में, शहरों से, महानगरों से जो वोट डालने नहीं जाते थे, तो साथियों वो अपने आप में वहीं मस्त रहते थे, वहीं खुश रहते थे। साथियों उनको भी ये आभास हुआ है, तो बहुत बड़ी संख्या अब की बार वो भी वोट डालेगी। तो अब की बार अगर लगभग 65 की जगह पर 70% वोट कास्ट भी होता है, तो साथियों तब समीकरण क्या बन रहे हैं ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। बसपा के पास साथियों हमने ये बताया 50% बन रहा था, सपा के पास 40। यहाँ पे आइए साथियों आप लोग, बसपा के पास 50 ये वाला, 40 जो है सपा के पास। अगर यहाँ पे 30% वोट नहीं पड़ता है, 70% वोट पड़ता है, तो 15% वोट नहीं पड़ेगा। 100 के हिसाब से 30 और 50 के हिसाब से 15। तो साथियों यहाँ पे हम परसेंटेज निकालते हैं, तो 50% वोट जो इसका पड़ रहा था, जो हमने जोड़ा था वहाँ पे, अगर इसमें से 30% वोट नहीं पड़ता है तो 15% वोट नहीं पड़ेगा। तो सम्मानित साथियों 100 के हिसाब से जो बनता है, 100 के हिसाब से 30, 50 के हिसाब से 15,
तो ये हमारा वोट अगर नहीं पड़ता है तो बीएसपी के पास साथियों यहाँ पर ये वो पड़ता ही नहीं है वो तो 50% वोट में से 15% वोट नहीं पड़ेगा तो 35% वोट बीएसपी के पास यहाँ पर बनता है। 40% वोट टोटल है ये वाला सपा वाला, यहाँ पर 30% के हिसाब से 40% के अंदर हम 30% निकालेंगे तो वो 12% बनता है। 4 तिया 12, ये 5 तिया 15 था, ये 4 तिया 12% वोट कास्ट नहीं होता है तो यहाँ पर सम्मानित साथियों ये 28% वोट समाजवादी पार्टी के पास में बचता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीएसपी के पास 35% वोट है और समाजवादी के पास में 28% सम्मानित साथियों यहाँ पर वोट है। यहाँ पे इस बात को साथियों आपको समझना है। जी सर, आगे चलिए। साथियों हमने वहाँ पे आपको पहले बताया, अब आपको समझने वाली बात यह है कि मुस्लिम समाज जो 18% है, जिसको हमने 10% समाजवादी में दिया था, उसको जैसे ये आभास होगा हमारे भाइयों को कि समाजवादी पार्टी को वोट देने से बीजेपी जीत जाएगी, ये समीकरण के हिसाब से 100% है ये बात। तभी तो बहन जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की हालत बहुत खस्ता है, इसीलिए वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं सम्मानित साथियों। तो यहाँ पे आपको साथियों पासा बिल्कुल पलट चुका है। पहले ऐसा जब ब्राह्मण का पक्ष जो है समाजवादी तरफ गया, वो बीएसपी तरफ गया, माफी चाहता हूँ, जब बीएसपी तरफ जो रुख आया तो सम्मानित साथियों पूरा का पूरा समीकरण एकदम उलट गया है। तो आज की डेट में साथियों मुस्लिम समाज के जो हमारे भाई हैं उनके दिमाग में ये बात धीरे धीरे बनती जा रही है कि सपा को वोट देने का मतलब बीजेपी को जिताना है। मुस्लिम समाज के लोग भाई हमारे उसी पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को हरा रही होगी। ये बात साथियों ये एक कड़वा सच है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो फिर किसी की बात नहीं सुनते हैं। जब उनको ये पता है कि आंकड़ों के आधार पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो रही है, 21% यहाँ पे चमार बिरादरी के लोग हैं, 8% में से 5% ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं और कैंडिडेट का वोट है, तो मुस्लिम समाज का लोग पूरा का पूरा बीएसपी की तरफ भागेगा, जो समाजवादी पार्टी को पहले थोड़ा बहुत भी कर रहा था। वो सीधा 2007 की तरह मुस्लिम समाज के भाइयों का हमारा वोट 80% वोट बीएसपी की तरफ साथियों आएगा। तो साथियों हमने बताया यहाँ पर 34% वो, 16% वो, इसमें साथियों हमने पहले बताया 34 कुल, 16 ये वाला जो 50 हो गया था। यहाँ पे 6% वोट और मुस्लिम समाज के लोगों के आने के पूरे चांस बनते हैं। जैसे उसको पता चलेगा कि बीएसपी हरा रही है बीजेपी को और सपा को वोट दे दिया तो बीजेपी जीत जाएगी और बीएसपी की स्थिति बहुत मजबूत है सपा की अपेक्षा, तो मुस्लिम समाज को साथियों हम पूरा का पूरा जो है वो उधर आ जाएगा बीएसपी की तरफ। साथियों फिर भी हमने 4% वोट हमने फिर भी समाजवादी पार्टी के पास हम छोड़ेंगे। हमने 10% में से 6% वोट यहाँ पर लिया है, जिसके समीकरण बनेंगे तो 56% वोट बीएसपी के पास में बनता है। 56% में से 30% वोट अगर नहीं पड़ता है, जो हमने पहले जहाँ 15 लिखा था, तो साथियों इतना नहीं पड़ता है, 17% वोट पड़ता है। तो 56% में से 30% वोट ना पड़ने वाला काट करके 39.2% वोट बीएसपी के पास समान साथियों यहाँ पर बचता हुआ नजर आ रहा है। साथियों ये सपा की स्थिति है। 24 यहाँ पूरा था, इसके अपेक्षा मैंने आपको बताया। 16 यहाँ दोनों का हमने साथियों यहाँ पे जोड़ा, उम्मीदवार और अन्य। 6% साथियों यहाँ पे कम हुआ क्योंकि ये बीएसपी की तरफ चला गया। इसलिए चला गया क्योंकि सपा बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही थी। तो सम्मानित साथियों ये वोट जो है यहाँ से 6% समाजवादी बीएसपी तरफ चला गया। 4% हमने यहाँ पे छोड़ा, पहले यहाँ पे 10 लिखा हुआ था साथियों पिछले स्लाइड में। यहाँ पर जो है ये 6 हमने यहाँ पे माइनस किया जो इधर गया, तो 34% वोट जो है समाजवादी पार्टी के पास में बचता है। पहले यहाँ 50 था, 6% हमने काटा, साथियों यहाँ पे 34 बचा। इस 34% वोट में से 30% वोट जो नहीं पड़ता है, इसको हम काटते हैं तो 23.8%, 23.8, लगभग 24% वोट, लगभग 40% वोट बीएसपी के पास है, लगभग 24% वोट सपा के पास सम्मानित साथियों यहाँ पे आज के समीकरण के हिसाब से आपके बीच में है। लेकिन सम्मानित साथियों बहुत से लोग कहेंगे कि भाई सपा के पास तो गठबंधन हो रहा है, सपा तो गठबंधन करेगी, तब कैसे करेंगे? तो यहाँ पे साथियों आपको समझने की जरूरत है, जो बीजेपी में, बसपा में और सपा में जो वोट डिवाइड हुआ है 20-22% उनका, ये 40%, ये 24%, उसके बाद साथियों 17% वोट
बाकी बचता है। उसमें सम्मानित साथियों अगर ये 17% में से ये अगर 15% वोट नहीं पड़ता है तो 12% साथियों वोट ये बचता है। इसमें से साथियों इसमें कांग्रेस भी है, अन्य दल भी हैं, निर्दलीय भी है और नोटा भी है। ये 17% जो बाहर जो बचा हुआ था, इसमें से अगर 30% वोट नहीं पड़ता है तो 12% वोट पड़ेगा। उस 12% वोट के अंदर साथियों कांग्रेस भी है, अन्य दल भी हैं, निर्दलीय लोग भी होते हैं और नोटा भी होता है। इस प्रकार से साथियों हमारी ये यहाँ पर जो है ये स्थिति साथियों यहाँ पर है। जी सर, आगे निष्कर्ष में साथियों आप लोग जाइए, हम लोग अपनी बात को समाप्त करने जा रहे हैं। अन्य में जो है 12% साथियों जो हमने बताया पीछे कि जो जिसमें कांग्रेस भी है, उसमें लगभग 1% नोटा का है, 2% निर्दलीय का है, 9% जो वोट है वो कांग्रेस और अन्य दल का है, 1% नोटा, एक आधा जो भी हो, एक लगभग 2% निर्दलीय लोग लेंगे इस 12% में से जो हमने पहले बताया। इसमें 9% कांग्रेस और अन्य दल, क्षेत्रीय जो छोटे छोटे दल होते हैं उनके पास होगा। और साथियों इसमें जो है ये इसमें से हम लोग जो है आगे इसमें हम लोग कांग्रेस के और अन्य दलों के ये 9% वोट हैं। अब इसको आप साथियों समझे, यहाँ पे पोजीशन क्या है। बसपा के पास 39% टू लगभग 40%, सपा के पास में 23.8% ये वोट है। अगर ये 9% वोट ये वाला जो कहते हैं कि गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी, अगर ये 9% वोट इधर जोड़ दिया जाता है सपा के साथ में, जिसमें 5% कांग्रेस का और 4% अन्य दल का जो क्षेत्र के लोग अगर गठबंधन करते हैं, तो हालांकि गठबंधन समाज बीएसपी तरफ भी हो सकता है, बहन जी उनको भी इनवाइट कर सकती हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद जो लोग कहते हैं कि गठबंधन समाजवादी तरफ जाएगा, अगर यहाँ पे सम्मानित साथियों यहाँ पे 5% कांग्रेस का और 4% अन्य दल का, ये 9% भी समाजवादी के साथ में अगर जोड़ दिया जाता है पहले, और जो मैंने आपको बताया, तो समाजवादी के पास में 32.8% वोट बनता है। सम्मानित साथियों ये जो साथियों जो 32.8% वोट समाजवादी के पास आफ्टर गठबंधन बनता है, और बीएसपी के पास 39.2% वोट विदाउट एनी गठबंधन, मतलब सामाजिक गठबंधन। ये जो लोग हैं ये तो एक राजनीतिक गठबंधन है, ये राजनीतिक गठबंधन है, ये पार्टियों का गठबंधन है, लेकिन बीएसपी का जो गठबंधन है वो सामाजिक गठबंधन है, जिसमें सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को सम्मान देने के लिए आदरणीय बहन जी ने जो कहा है, उस आधार पर बीएसपी आज के डेट में लगभग 40% पर सम्मानित साथियों 39% वोट 39.2% वोट साथियों आज की डेट में बीएसपी के पास तैयार है। इसलिए मेरा आप लोगों से साथियों से निवेदन है कि आप लोग अपना मनोबल को हाई रखें। अब आप देखिए ये जो है, ये जो आपका जो बोर्ड जो मैंने आपको सारा बताया, ये 32%, ये 40%, ये आपका जो है लगभग कितना ये कितना हो गया 4 3 7 72%, 78% साथियों ये लगभग वोट हो गया। और नहीं ये कितना हो गया 72% है ना साथियों, 72% सारा वोट ये हो गया। इसमें 22% जाति जो हमने बताया, जब हमने स्लाइड शुरू की थी तो उस समय 20% वोट भाजपा के पास था, 8% ब्राह्मण काट करके, लेकिन 2% ब्राह्मण हमने फिर भी उसके पास में छोड़े। सब साथियों भाजपा के पास 22% वोट इस समय है मौजूदा। और साथियों बाकी जो इसके बाद जो बचती है, ये जो वोट जो बचते हैं साथियों, ये जो यहाँ बाकी के बाद में ये 94% के आसपास साथियों जो बनता है वो 94% ये साथियों ये सारा ये बनता है। और 6% जो है ये फ्लोटिंग वोट होता है, जो सभी पार्टियों को साथियों जाता है, जो कि इसका कोई अपना कोई सोच नहीं होती है। इस प्रकार से सम्मानित साथियों ये 100% का समीकरण हमने आपके बीच में रखा। इसमें कोई पक्षपात वाली कोई बात नहीं थी। आपने देखा होगा मैंने जाति वाइज, हम लोगों ने जाति वाइज आंकड़े बनाए हैं जिनको काट नहीं सकते। और इसमें भी कोई बात गलत नहीं हो सकती कि मुस्लिम समाज के भाई भी उसी पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होगी। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि 95% मुस्लिम समाज के भाई बहुजन समाज पार्टी को वोट दे दे 2007 की तरह। तो इस प्रकार से लगभग 333 के आसपास जो एमएलए हैं वो बहुजन समाज पार्टी के 2022 की चुनाव में बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, नौजवान साथियों से निवेदन है, किसी के बहकावे में ना आए। जो नई नई पार्टियां बन रही हैं उनके बहकावे में ना आए
वो कहीं ना कहीं से मैनेज्ड हैं। और मान्यवर साहब कांशीराम कहते थे कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा, तो हमको किसी के सहारे के बगैर चलना होगा, हमको अपने पैरों पे खड़ा होकर के सड़क से लेकर संसद तक पहुंचना होगा। इसलिए सम्मानित साथियों, किसी के बहकावे में नौजवान साथी मुख्य रूप से ना आए। सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। लगभग 333 एमएलए बहुजन समाज पार्टी के बनने जा रहे हैं। ये मूवमेंट पूरे देश में चलेगा। इसी मूवमेंट से ये सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों का आंदोलन है, देश को बचाने का आंदोलन है। इसलिए मेरा आप लोगों से मैं ये अनुरोध करते हुए कि आप तन मन धन से इस मूवमेंट को, इस पार्टी को, इस कार्यक्रम को आप लोग मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अन्य साथियों को भी सुनाएंगे, लोगों को शेयर करेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग सभी लोग इस मूवमेंट में काम करें, देश को बचाने के लिए काम करें, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के। और उनके साथ में मैं सभी से अनुरोध करता हूं, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों से, कि बहुजन समाज पार्टी को आप लोग मजबूत करके इस देश को, अपने आप को, अपने बच्चों के भविष्य को आप लोग अपने जो आपका जो इतिहास है उसको आप लोग बचाने का काम करें। ब्राह्मण समाज के लोगों को और क्षत्रिय समाज के लोग, सभी समाज के लोगों का, और ओबीसी समाज का, एससी समाज का, एसटी समाज का सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को बयान देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय बसपा। धन्यवाद।